तो गुड नाइट पुनपुन के पार्ट 5 में तुम्हारा स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक एनिमे और मांगा कम्युनिटी के बारे में बताना चाहता हूँ, जहाँ पे तुम अपने जैसे लोगों से बात कर पाओगे, अपने पसंदीदा एनिमे या मांगा दूसरों को रेकमेंड कर पाओगे, या एक साथ बहुत लोग बैठ के एनिमे एंजॉय कर पाएंगे। कभी कभी इवेंट्स भी होते हैं जहाँ पे तुम क्रंची रोल के सब्सक्रिप्शन भी जीत पाओगे, और भी बहुत कुछ तुम इस कम्युनिटी में कर सकते हो। तो जल्दी जाके ज्वाइन कर लो। तो अब शुरू करते हैं गुड नाइट पुनपुन का वॉल्यूम 5। पुनपुन एक प्रेस्टिजियस हाई स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेता है, पर उसे खुद पर कोई फर्क महसूस नहीं होता। उसके अच्छे मार्क्स सिर्फ इस वजह से आए हैं क्योंकि उसने बस बेजान होकर 2 साल तक पढ़ाई की थी। उसने सुना है कि सेकी ने किसी लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया और कोमात्सु को अर्सन के लिए कस्टडी में ले लिया गया, पर अब उसका बचपन के दोस्तों से कोई लेना देना नहीं रहा। असल में अब सिर्फ एक ही चीज है जो उसके लाइफ में मैटर करती है, और वो है अपनी वर्जिनिटी को लूज करना। वो अपने स्कोर्स घर ले जाता है, जहां उसकी माँ और मिदोरी उसे सेलिब्रेट करने के लिए सुशी खिलाने ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं युइची मार्केट से एक चाकू खरीदता है। अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद पुनपुन अपनी क्लासमेट्स की तरह इतना इमोशनल फील नहीं करता। कम से कम उसे किसी चीज के लिए रिग्रेट्स तो नहीं। बाहर उसकी नजर आइको से मिलती है और फिर वो अपनी मिडिल स्कूल की बिल्डिंग को आखिरी बार छोड़ता है। वो मिदोरी के कैफे जाता है, जहां मिदोरी उसके लिए एक स्लाइस केक निकालती है। बातों बातों में वो बताती है कि उसने युइची का सामान उसके पेरेंट्स के घर शिफ्ट कर दिया है और हो सकता है कि वो खुद भी अपने पेरेंट्स के घर वापस चली जाए। वो ये भी कहती है कि पुनपुन और उसके माँ का नया घर कैफे के पास ही है, तो वो उनसे अक्सर मिलने आ सकती है। ये कहने के बाद वो अचानक रोने लगती है, लेकिन तभी 2 कस्टमर्स अंदर आ जाते हैं। दूसरी तरफ युगामी पार्क के एक बेंच पे बेंतो खा रहा होता है। तभी युइची उसका खरीदा हुआ चाकू उसके सामने गिराता है। उसके बगल वाले बेंच पे युइची बैठता है और रोते हुए कहता है कि जो करना है कर लो। युगामी बिना किसी इमोशन दिखाए कहता है, इन सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं, अगर बिजनेस की बात है तभी मेरे पास टाइम है, और वो चला जाता है। मिदोरी और पुनपुन एक साथ घर जा रहे होते हैं। पुनपुन युइची के भाग जाने का कारण मिदोरी से जानने की कोशिश नहीं करता, लेकिन फिर भी मिदोरी को झूठी तसल्ली देता है कि युइची जल्दी वापस आ जाएगा। अगर जानने का नाटक करना बचपना था और ना जानने का नाटक करना मैच्योरिटी, तो पुनपुन को लगा कि शायद वो अभी भी सिर्फ एक बच्चा ही है। रात के बीच युइची एक टैक्सी लेता है जो उसे समुद्र तक ले जाती है। ड्राइवर उसे चिंता में देखकर कहता है कि अगर कोई परेशानी है तो वो बात कर सकता है। युइची कहता है कि उसने अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर चीट किया है। वो एक जवान शादीशुदा औरत थी जो उसके पोट्री क्लास में थी, और अब उस औरत के पति ने युइची पर 2 मिलियन येन का केस कर दिया है। युइची ये पैसा अपनी शादी के लिए बचाए गए फंड से भरने वाला था, लेकिन पुनपुन की मां ने इसके बदले घर बेचकर पैसा भरने पर जोर दिया। युगामी जो उसका लॉयर और दोस्त था, पहले से ही मिदोरी उसके गर्लफ्रेंड को पसंद करता था, लेकिन युइची ने अपने रिश्ते को पूरे 2 साल तक छुपा कर रखा जब तक सच सामने नहीं आया, और जब युगामी को पता चला वो गुस्सा नहीं हुआ। पैकिंग के बीच मिदोरी और पुनपुन वीडियो गेम्स खेलते हैं। दोनों लिविंग रूम में सो जाते हैं और मिदोरी उससे कहती है कि थोड़ी देर के लिए उसके पास सो जाए। युइची को याद आता है कि उसने कभी मिदोरी से वादा लिया था कि अगर युइची ने कभी मिदोरी को दुख दिया तो वो उसे मार डालेगी, लेकिन मिदोरी ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उसे माफ कर दिया। युइची के लिए सबका ये दया भरा बिहेवियर सहना मुश्किल हो रहा है। टैक्सी ड्राइवर उसे बताता है कि वो पहले एक याकुजा था और बहुत बुरे काम किया करता था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे इन सब से बचा लिया। बदकिस्मती से उसकी पत्नी पिछले महीने गुजर गई और वो उसे ढंग से शुक्रिया भी नहीं कह पाया, पर शायद युइची के पास अभी भी वक्त है। पुनपुन, उसकी माँ और मिदोरी फाइनली अपना शिफ्टिंग का काम खत्म करते हैं और पोर्च पर एक फैमिली फोटो खींचते हैं। पुनपुन मिदोरी के साथ कैफे साफ करने में मदद करता है, लेकिन जब मिदोरी एक बार फिर युइची को याद करके रोने लगती है तो वो पुनपुन को जोर से पकड़ लेती है। मिदोरी सोफा पर लेट जाती है और पुनपुन को गले लगा लेती है। वो उसे बताती है कि युइची का किसी औरत के साथ चक्कर था और फिर वो हमेशा की तरह भाग गया। उसका भी मन करता है कि वो भी उसे दुख पहुंचाए, जो उसके स्वभाव के बिल्कुल ऑपोजिट है। जब आप किसी अपने को खो देते हो तो कभी कभी खुद को पहचानना मुश्किल हो जाता है। वो पुनपुन से पूछती है कि क्या ये करना ठीक होगा, और वो उसके पैंट में हाथ डालती है। पुनपुन तुरंत पीछे हटता है। मिदोरी फिर से रोने लगती है और कहती है, जस्ट अ लिटिल बिट, डोंट मूव। देन वो उसका पैंट खोलती है और उसका जो हार्ड हो रखा था उसको सहलाती है, उसको टेबल पर लिटाती है। देन उसके ऊपर आकर अपना पैंट खोलती है। देन यस, जब वो मूव कर रही थी और मॉर्न कर रही थी
पुनपुन की आंखों से आंसू आ रहे थे। उसके दिमाग में सिर्फ आइको आ रही थी और उसका निकल जाता है। मिदोरी उसे थोड़ी देर हक करके रखती है और फिर उसका ग्रेजुएशन गिफ्ट देती है। पुनपुन दरवाजे की तरफ बढ़ता है और मिदोरी उसे कहती है कि दोबारा आना, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अगर उसने अपने मुंह से एक भी शब्द निकाला होता तो उसे लगा कि वो बहुत कीमती चीज हमेशा के लिए खो देगा, इसीलिए वो बिना कुछ कहे चला गया। पुनपुन अपना गिफ्ट खोलता है, एक चश्मा। उसे समझ नहीं आता कि क्या महसूस करे। वो अपने नए अपार्टमेंट की तरफ जाता है जहाँ एक नोट पड़ा होता है जो बताता है कि उसकी माँ अपने किसी दोस्त के घर रुक रही है। उसे आइको की वो बात याद आती है जब उसने कहा था कि चलो कहीं भाग चलते हैं। उसका मन करता है कि किसी ऐसी जगह चला जाए जो इस बेकार और बेकरार दुनिया से अलग हो, या शायद वो मर जाए। नहीं, पुनपुन एक खुश मिजाज, मजबूत और इंडिपेंडेंट लड़का है। वो ये सब सोचकर अपने आप को समझाता है। एक लव होटल में पुनपुन की माँ अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि वो इसी जिंदगी से थक चुकी है। जब उसका बॉयफ्रेंड ये सुनकर बेचैन हो जाता है तो वो अपनी कही गई बातें हंसी में उड़ा देती है और कहती है कि उसे अपनी इडियट वाइफ को छोड़ने के लिए नहीं बोल रही। वो कहता है ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि पुनपुन की माँ तो एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट औरत है। घर लौटते वक्त वो सिर्फ एक ही चीज चाहती है कि ये दुनिया बस खत्म हो जाए। दूसरी तरफ पुनपुन अपने कमरे के अंधेरे में अकेला बैठकर अपने इमेजिनेशन में खो जाता है और अपने आप को सुकून पहुंचाने की कोशिश करता है। पार्क के एक बेंच पर बैठा सेकी मौसम की खूबसूरती देखते हुए सोचता है, इंसान के पास कितनी आजादी और क्षमता है। सिर्फ बनावटी मॉरल्स और दुख उन्हें ये सब देखने से रोकते हैं। तभी वहाँ शिमिजू आता है, अपने फ्रेशमैन मिड टर्म्स खत्म करके। कुछ बातचीत के बाद दोनों गिरे हुए पैसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। शिमिजू पूछता है कि क्या सेकी के डैड वापस आए हैं, तो सेकी कहता है कि अगर उसकी माँ घर का अगला पेमेंट नहीं कर पाई तो वो लोग सड़क पर आ जाएंगे। एक ऑड जॉब्स का पोस्टर देखकर सेकी उस पर दिया फोन नंबर मिटाकर शिमिजू का फोन नंबर लिख देता है, क्योंकि उसके पास अपना फोन नहीं है। एक बूढ़े आदमी की नजर उन पे पड़ती है जो उन्हें पैसे की जरूरत देखकर एक सफाई का काम ऑफर करते हैं। जब दोनों उसके पीछे जा रहे होते हैं तभी शिमिजू का फोन बजता है। सेकी शिमिजू का फोन उठाता है और बात करता है। देन शिमिजू को कहता है कि सफाई के बाद पार्क में मिले, क्योंकि उसे एक और काम पे जाना है। सेकी एक रेस्टोरेंट जाता है जहां एक औरत उससे मिलती है। वो औरत एक आदमी की तस्वीर और उसका एवरीडे शेड्यूल देती है और कहती है कि इस आदमी के साथ कुछ बहुत बुरा होना चाहिए। आज उनका शादी का दिन होता। अगर इस आदमी ने उसे किसी और के लिए ना छोड़ा होता। वो फैसला करती है कि सेकी उस आदमी को मार डाले। सेकी उस औरत से कंफर्म करता है कि क्या वो श्योर है, क्योंकि वो सच में ये कर देगा। उस शेड्यूल का यूज करके जो उसको दिया गया था वो उस आदमी को आसानी से ढूंढ लेता है। सेकी दिन भर उसको फॉलो करता है, ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि दुनिया में कोई प्योर गुड या इविल नहीं होता। सबको एक दिन मरना ही है। लाइफ में अपने आप को खो देना कितना आसान है। ट्रेन स्टेशन धीरे धीरे खाली हो जाती है जब तक सिर्फ सेकी और वो आदमी प्लेटफॉर्म पर नहीं रह जाते। सेकी उस आदमी के पीछे उसे ट्रेन में धक्का देकर मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ट्रेन एकदम नजदीक आ गई थी, पर तभी सीन शिफ्ट होता है शिमिजू पर। शिमिजू और वो बूढ़ा आदमी एक अपार्टमेंट तक पहुंचते हैं जहां उसको बताया जाता है कि अंदर एक बूढ़ा आदमी मर चुका है और शायद अब तक लाश सड़ने लगी होगी। तो वो बूढ़ा आदमी शिमिजू से चाहता है कि वो उस कमरे को साफ करे। तभी एक परछाई उसी कमरे के विंडो से झांकती है और शिमिजू घबराकर अपने पैंट्स में मुंह देता है। वो बूढ़ा आदमी जो शिमिजू के साथ ही खड़ा था उसे देखकर कहता है, मुझे पता है, अगर मैंने एडल्ट डायपर्स नहीं पहने होते तो शायद ये हाल मेरा भी होता। शिमिजू उसे डरते हुए कहता है कि ये जॉब उसके बस की नहीं है। सेकी उस आदमी को नहीं मार पाता। सेकी उस आदमी के साथ ट्रेन में उठता है और स्टिल पीछा कर रहा होता है, जो अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड से मिलता है और अपने हॉस्पिटल में भर्ती फादर के बारे में बात करता है। दूसरी तरफ शिमिजू के सामने गॉड ऑफ द पूप आते हैं और दिलासा देते हुए कहते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है। शिमिजू उसको झूठा बुलाता है और कहता है कि सेकी ने कहा था कि भगवान नहीं होते। एक गरीब आदमी जिसका नाम पेगासिस है उसको आकर कहता है कि भगवान डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं, पर शिमिजू बहुत स्पेशल है जो उसे देख पाता है। वो आदमी स्ट्रिंग थ्योरी और दुनिया की म्यूजिकल वाइब्रेशन के बारे में समझाता है। शिमिजू डर के मारे वहां से भागने लगता है, लेकिन पेगासिस चीख कर कहता है कि वो चूजन वंस है। अगर कुछ नहीं किया गया तो 5 साल बाद 7 जुलाई को दुनिया खत्म हो जाएगी। सेकी सोचता है वो पैसा लेके भाग सकता था,
या औरत से झूठ बोल सकता था, लेकिन फिर भी उसे मिलने जाता है और सच बताता है कि वो काम नहीं कर पाया। वो औरत रो पड़ती है लेकिन सुकून महसूस करती है क्योंकि उसने अपना डिसीजन बदल दिया था और सेकी को कॉल करने की भी कोशिश कर रही थी लेकिन कॉल लग नहीं पा रहा था। वो औरत उसको डिनर के लिए पैसे दे देती है और सेकी उससे कहता है कि खुशी हर इंसान के लिए अलग होती है, इसीलिए उसको अपनी खुशी पर ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी और की दुख की इच्छा करनी चाहिए। वो औरत गुस्से में उठती है और उसके ऊपर पानी फेंक देती है और कहती है कि वो सब कुछ समझने का नाटक ना करे, वो सिर्फ एक बच्चा है। बाद में सेकी पार्क में शिमिजू से मिलता है। शिमिजू पूछता है कि क्या वो रो रहा था और सेकी पूछता है कि उसने अपने पैंट्स क्यों बदले। इसके बाद सेकी शिमिजू को डिनर खिलाता है। दूसरी तरफ पुनपुन अपनी क्लास के साथ कराओके जाता है। वो दूसरों के साथ एंजॉय करने की कोशिश करता है पर लॉबी में आके बैठ जाता है। वहाँ एक शांत लड़की कनई उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ यहाँ से बाहर चलेगा, क्योंकि वो भी उसकी तरह दूसरों के साथ कराओके एंजॉय नहीं कर पा रही। डिनर के दौरान सेकी शिमिजू से कहता है कि हर कोई अपनी खुद की वैल्यू तय करता है। अब वो अपनी सिचुएशन के लिए दूसरों को ब्लेम नहीं करेगा, शायद उसको एक रियल जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। फिर पूछता है हम बड़े होके कैसे होंगे। कनई पुनपुन से कहती है कि उसे कराओके पार्टी ऑकवर्ड लगी और पुनपुन सोचता है कि वो दोनों एक जैसे हैं। वो उससे पूछता है अगले वीकेंड मिलना चाहोगी, जिसपे कनई हाँ करती है। इस बीच सेकी, शिमिजू, कनई और पुनपुन कहीं दूर से सुबह साबो कुदासाई गाना सुनते हैं जो पेगासस कांटेक्ट कर रहा था। सेकी शिमिजू से कहता है चाहे हम जैसे भी बने अच्छे दोस्त बने रहेंगे। जब पुनपुन घर आता है उसकी माँ फोन रख कर बताती है उसके दादाजी गुजर गए हैं। स्कूल में कनई पुनपुन को अपनी बहन की आर्ट एग्जिबिट के लिए इनवाइट करती है। उसके बाद पुनपुन की माँ उसे स्कूल से लेने आती है और पूछती है कि क्या उसे दादाजी याद भी हैं। ओफुना पहुंचकर वो युइची और फ्यूनरल प्लानर से बात करने के लिए ऊपर चली जाती हैं, जबकि मिदोरी पुनपुन के साथ सोफे पर बैठी होती है। वो पुनपुन को एक डारुमा वेडिंग सुवेनियर देती है और ये सुनकर वो पूरी तरह चौंक जाता है कि मिदोरी और युइची हनीमून जा रहे हैं। उसे तो पता भी नहीं था कि युइची वापस आ गया है। मिदोरी बताती है कि वो उस दिन के अगले दिन ही लौट आया था और अब उसका डिप्रेशन का ट्रीटमेंट चल रहा है। देन पुनपुन को उसके अंदर नफरत का एक झटका सा महसूस होता है। जब पुनपुन अपने माँ के साथ वापस ट्रेन के लिए निकलता है तो देखता है कि युइची ऊपर से उसे देख रहा है। फिर युइची पर्दे बंद कर लेता है। पुनपुन पूरा चिढ़ चुका होता है तो उसकी माँ उसे उसके पापा का मंथली लेटर देती है, पर जब वो रोने लगता है तो उसकी माँ ताना मारकर कहती है कि सिर्फ वही नहीं जो दुखी है। गुस्से में वो कहती है कि वो आज रात एक दोस्त को बुला रही है तो पुनपुन सुबह तक घर ना आए। पुनपुन अपने डारुमा डॉल से कहता है और खुद से कहता है कि उसके लाइफ में खुशी वापस जरूर आएगी। फिर अचानक गुस्से में आसमान की तरफ डारुमा डॉल को फेंक देता है। कहीं दूर पेगासस एक कॉस्मिक शिफ्ट महसूस करता है।